सभी दर्शकों को जय भीम और एक बार फिर से आपका स्वागत है मूल्यांकन चैनल में। दर्शकों, आज की स्ट्रीम में हम देश के वर्तमान हालातों पर चर्चा करेंगे। हम इस बात पर प्रकाश डालेंगे आज की स्ट्रीम के माध्यम से कि कैसे पिछले 11 सालों में ये जो सरकार है देश में, केंद्र में जो सरकार है, फांसीवादी सरकार है, इसने बड़ी ही चालाकी से लोकतंत्र की आड़ में जनता के जो मूलभूत चयन के अधिकार होते हैं उन्हें सीमित कर दिया है। देश के ज़्यादातर क्षेत्रों में, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, तमाम सारे क्षेत्रों में या तो मोनोपोली या बाईपोली, जैसे एक अधिकार या स्थापित करना भी कहते हैं, वो बड़ी चालाकी से ये स्थापित कर दिए गए हैं और अप्रत्यक्ष रूप से क्या बोलते हैं, देश में तानाशाही चलाई जा रही है। ठीक, तो इसी गंभीर विषय को आज हम आपके सामने रखते हैं और देश के वर्तमान हालात को आपको क्या बोलते हैं, इस पर प्रकाश डालेंगे। और जनता जिसे बड़ी चालाकी से मोनोपोली या बाईपोली में खुश रहना सिखा दिया गया है, मतलब एक बड़ी ही धीमे धीमे उनके चयन के अधिकार समाप्त किए गए और उन्हें ये एहसास भी कराया गया कि जो किया जा रहा है यही लोकतंत्र है और आपके पास जो उपलब्ध विकल्प हैं बस यही है, ठीक, और ये सही है। और बड़ी ही चालाकी से देश में तानाशाही वाली व्यवस्थाएं स्थापित की जा रही, ठीक। तो चलिए अपने प्रेजेंटेशन की तरफ चलते हैं और इसके माध्यम से इस पूरे घटनाक्रम को समझेंगे। और स्ट्रीम की शुरुआत हम डॉक्टर अंबेडकर के एक कोट से करने वाले हैं, जो उन्होंने क्या बोलते हैं बड़े आरंभिक दौर में भारतीय लोकतंत्र के भविष्य के संदर्भ में कहा था। वहां से स्ट्रीम की हम शुरुआत करेंगे, ठीक। चलिए, तो ये प्रेजेंटेशन कुछ देर में आपके साथ शेयर हो जाएगा और इसके माध्यम से इस पूरे घटनाक्रम को हम आपके सामने रखेंगे, ठीक। और देखिए, तो देश के हालात क्या हैं ये समझने के लिए हमें थोड़ा सा इतिहास में पीछे की तरफ जाना पड़ेगा और उम्मीद करता हूँ ये प्रेजेंटेशन आपके साथ शेयर होगा और इसके माध्यम से इस पूरे घटनाक्रम को हम देखते हैं। तो दर्शकों देखिए, बात यह है कि डॉक्टर अंबेडकर ने एक बड़ा प्रसिद्ध बीबीसी को इंटरव्यू दिया था। 1953 का इंटरव्यू है, नया नया लोकतंत्र बना हुआ था और बीबीसी को इंटरव्यू देते समय डॉक्टर अंबेडकर ने एक सवाल के जवाब में उनसे पूछा गया था कि भारत में लोकतंत्र सफल होगा, ठीक। बड़ा फेमस इंटरव्यू है। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि भारत में लोकतंत्र सफल नहीं होगा, ठीक है। और ये बात मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, बड़ी पुरानी बात है, पर आज बड़े लंबे अंतराल के बाद आज जो देश के हालात हैं वो डॉक्टर अंबेडकर की ये जो भविष्यवाणी है ये वर्तमान हालातों पर बड़ी सटीक बैठती है। तो बीबीसी के पत्रकार ने उनसे पूछा, 1953 का इंटरव्यू है, बड़ा फेमस इंटरव्यू है, बड़ा डिटेल है, डिटेल में हम कभी किसी दिन बात करेंगे। आज इसके कुछ अंश आपके सामने रखता हूं जो देश के वर्तमान हालातों को बताते हुए आपको दिखते हैं, ठीक है। तो इसमें पूछा गया डॉक्टर अंबेडकर से, क्या भारत में लोकतंत्र कामयाब होगा? तो उन्होंने कहा कि केवल नाम मात्र के लिए चुनाव होते रहेंगे, पदों पे लोग आते जाते रहेंगे, प्रधानमंत्री आदि पद के लिए, पर नाम मात्र के ही लिए लोकतंत्र कामयाब होगा, ठीक। फिर उनसे पूछा गया कि भाई ये जो पूरी चर्चा है इसमें काफी सारी है, मैं कुछ सिलेक्टिव चीजें आपको बताता हूँ, ठीक। और उन्होंने कहा कि भाई ऐसा क्यों है? तो आगे वो बताते हैं कि भाई भारत में जनतंत्र काम नहीं करेगा क्योंकि यहाँ की सामाजिक व्यवस्था संसदीय लोकतंत्र के प्रारूप से मेल नहीं खाती है। देखिए, बड़ी गहरी बात है। 1953 में डॉक्टर अंबेडकर ये बात कह रहे हैं कि भारत में डेमोक्रेसी वर्क नहीं करेगी क्योंकि जो पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी है जो हम लेकर आए हैं संविधान के माध्यम से, ये भारत के समाज की व्यवस्था से मेल नहीं खाती है, ठीक। तो पूछा गया कि भाई इसका क्या मतलब है, तो वो आगे बताते हैं कि जो भारत की मौजूदा सामाजिक व्यवस्था है वो असमानता पर आधारित है। असमानता तो आप पता होगी, डिस्क्रिमिनेशन, ठीक। तो भारत की जो मौजूदा सामाजिक व्यवस्था है असमानता पर आधारित है और जो संसदीय लोकतंत्र की अवधारणा संविधान के माध्यम से देश पे चलाई जा रही है, अगर आप ध्यान दें तो वो ये कहना चाहते हैं कि संसदीय लोकतंत्र समानता के विचार पर आधारित होता है, सब बराबर है। अब आपका समाज जो है समानता पर आधारित है, कोई ऊंच है, कोई नीच है, कोई अछूत है, इस तरह की सामाजिक व्यवस्था, इस तरह की सामाजिक व्यवस्था से कोई अच्छे नेता तो क्या बोलते हैं उत्पन्न होने वाले नहीं है।
जब अच्छे नेता ही उत्पन्न नहीं होंगे, असमानता वाले लोग उत्पन्न होंगे, तो संसदीय लोकतंत्र में वो जाकर समानता वाली व्यवस्था कैसे बना सकते हैं? एक असमानता वाले समाज से ऐसे लोग कैसे निकलेंगे जो समानता वाला संसदीय लोकतंत्र बनाएंगे? इसलिए भारत में लोकतंत्र सफल नहीं हो सकता। ठीक, ये इस भाषण के, डॉक्टर अंबेडकर की स्पीच के कुछ अंश मैं आपके सामने यहाँ पे रख रहा हूँ। ठीक, फिर इसमें यह भी कहा गया, देखिए मौजूदा व्यवस्था पे कैसा सटीक वार है 1953 का है, लेकिन हालात आज के आप इनसे बेहतर समझ सकते हैं। इसमें यह भी बताया गया कि भाई जो जनता है, ठीक है, उसे तो केवल अपनी बुनियादी जरूरतों से मतलब है। इस देश की जनता को कुछ लेना देना नहीं है लोकतंत्र से, चुनाव से और उनके हक अधिकारों से। उन्हें केवल अपनी बुनियादी जरूरतों से मतलब है। जैसे बिहार का चुनाव हुआ, आपने देखा होगा, 10,000 रुपए मिल गए, भाड़ में जाए कौन मनुवाद और कौन ब्राह्मणवाद और कौन सी जाति के लोग कब्जा करेंगे और कौन से नेता पे बलात्कार के आरोप हैं, हत्या के आरोप हैं, कुछ लेना देना नहीं है। बुनियादी जरूरतें पूरी हो गई, फिलहाल में 10,000 रुपए मिले, बहुत है। ज्यादातर जगह यही स्थितियां हैं। तो बुनियादी जरूरतों से जनता को लेना देना है, ठीक है, और उन्हें भी ज्यादा इस बात से मतलब नहीं है। चुनाव वगैरह अच्छे हैं, मगर समस्या है कि जनता को समझ ही नहीं है। वो इसमें एक शब्द इस्तेमाल करते हैं कि लोगों के अंदर कॉन्शियसनेस ही नहीं है इस बात को लेके कि जो मतदान वो वोट डालते हैं, इसका उद्देश्य व्यवस्था बदलना है। ठीक है, लोगों को ये समझ ही नहीं है कि जो वोटिंग सिस्टम डेमोक्रेसी में दिया जाता है, ये व्यवस्था बदलने के लिए है। आप व्यवस्था बदलिए और अपने अनुरूप बेहतर व्यवस्था लेकर आइए, पर जो समाज असमानता पर आधारित है, वो समानता वाली व्यवस्था कैसे बना सकता है? वो तो असमानता वाले लोग पैदा करेगा और अंत में जाकर असमानता वाली व्यवस्था ही बनने वाली है। ठीक है, तो बड़ी गहरी बात है, 1953 में कही गई थी और तब बड़ी इसकी आलोचना भी हुई थी लेकिन आज देखिए 78, 70, 75 सालों के बाद देश वहीं पे खड़ा है। वास्तव में इस देश का लोकतंत्र ढह गया है। नरेंद्र मोदी ने लात मार के उसे गिरा दिया है। जातिवादियों ने लात मार के इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था, जो नाम मात्र की थी, फ्रेजाइल थी, भंगुर थी, जो किसी तरह से 70 सालों से चल रही थी, पिछले 11 सालों में उसे लात मार के असमानतावादी ताकतों ने, सामाजिक न्याय के खिलाफ काम करने वाली ताकतों ने बड़ी ही चालाकी से गिरा दिया। और डॉक्टर अम्बेडकर की जो बात थी कि ये जो मौजूदा सिस्टम है ये ढह जाएगा, वो आगे ये भी कहते हैं कि उनकी उत्सुकता, ठीक है, ये जानने में है कि जब समाज में जो सबसे निचला तबका होता है उसका क्या होगा। जब ये इमारत गिरेगी तो जो निचली मंजिल पे लोग हैं वो पहले जमींदोद होंगे, उनका क्या होगा। ठीक है, तो ये बड़ी स्पीच है, किसी दिन हम इसमें और भी सारे तत्व हैं, कम्युनिज्म वगैरह, कभी हम डिटेल में इस पे अलग से बात करेंगे। लेकिन आज हम आज़ादी के 75, 76, 78 सालों के बाद हम वहीं खड़े हैं जहां 1953 में डॉक्टर अंबेडकर इस देश के संदर्भ में भविष्यवाणी कर रहे थे। ठीक, और वो भविष्यवाणी क्या थी कि ये सिस्टम ढह जाएगा। और वास्तव में किसी तरह से ये सिस्टम 70-75 सालों तक रो घसीट के चल रहा था और 2014 में मोदी ने आके, जातिवादी शक्तियों ने आके इसे गिरा दिया, लात मार के गिरा दिया और वास्तव में आपका सिस्टम अब गिर चुका है। ठीक, आप अब नाम मात्र के लोकतंत्र में रह रहे हैं। जैसे डॉक्टर अंबेडकर कहते थे, लोकतंत्र रहेगा, नाम मात्र के लिए रहेगा। ठीक, और इस नाम मात्र के लोकतंत्र में आपको पता भी नहीं चला 11 सालों में कि आपके लोकतंत्र में जो मूलभूत अधिकार हैं, राइट टू इलेक्ट, चयन करने के अधिकार, वो कैसे बड़ी चालाकी से सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक हर व्यवस्था से सीमित कर दिए गए और आगे चलकर खत्म भी कर दिए जाएंगे। अभी तो सीमित किए गए हैं बाय मोनोपोली या डुओपोली की बात तरह से। ठीक है, आगे चल के खत्म भी कर दिए जाएंगे। लोकतंत्र जो होते हैं उनमें तानाशाही इसी तरह से स्थापित की जाती है। धीरे धीरे ऐसी व्यवस्था बनाओ जिसमें जनता के चयन के अधिकार खत्म हो जाएं और आगे चलकर उनके वो अधिकार ही खत्म कर दो। ठीक है, तो इतने लंबे अंतराल के बाद जो बाबा साहब के ये शब्द थे आज बिल्कुल 100% सटीक इस देश पर बैठते हैं। इस देश की जनता को कुछ लेना देना नहीं है, उन्हें अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति से मतलब है, उन्हें लोकतंत्र से भी मतलब नहीं है। 10,000, 5,000, कहीं तो 1,500, 1,000 रुपए में वो वोट बेच देते हैं।
क्योंकि असमानता वाला समाज है या समानता वाले लोग पैदा करता है। संसदीय लोकतंत्र समानता पर आधारित है, तो ये समान लोग संसद में जाकर कोई समानता वाला समाज तो बना नहीं सकते। बीजेपी ने किस तरह का समाज और व्यवस्था बनाई है आपको खुद पता है। ठीक, जनता इतनी कॉन्शियस, इतनी समझदार नहीं है कि उसे पता हो कि लोकतंत्र में जो वोट डालने का अधिकार दिया गया है ये व्यवस्था परिवर्तन के लिए, ना कि 10,000, 5,000, 200, 500 रुपए लेके वोट बेच देने के लिए। तो ऐसे में ये लोकतंत्र नहीं चलेगा और नाम मात्र के लिए रहेगा, सिस्टम ढह जाएगा। डॉक्टर अंबेडकर के शब्द हैं और वास्तव में आज के जो हालात हैं, आपका सिस्टम ढह चुका है, मतलब नाम मात्र की व्यवस्था है। ठीक, आपको एहसास नहीं होने दिया जा रहा है इस सिस्टम में कि आपके चयन करने के अधिकार अभी हमने सीमित कर दिए हैं 11 सालों में, और धीरे धीरे ये खत्म कर देंगे, और फिर आपके पास कोई विकल्प नहीं रहेगा, जो वो कहेंगे वही मानना पड़ेगा। ठीक, तो आज हम बाबा साहब की उस भविष्यवाणी के माध्यम से इस देश में जो मोनोपोली के माध्यम से बड़ी चालाकी से, अप्रत्यक्ष तरीके से तानाशाही चलाई जा रही है, इस पर चर्चा करेंगे। कैसे धीरे 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 समाज के सभी क्षेत्रों से, व्यवस्था के सभी क्षेत्रों से, सामाजिक, धार्मिक, अन्य जगह से जनता के चयन के अधिकार समाप्त कर दिए गए। ज्यादातर क्षेत्रों में अब मोनोपोली है, एक अधिकार है, या बाइपोली है, दो ही खिलाड़ी हैं, और वो भी आगे चल के खत्म कर दिए जाएंगे। फिर आपके पास राइट टू इलेक्ट, राइट टू सिलेक्ट कुछ भी नहीं रहने वाला है। ठीक, एक चीज आपको ऑफर की जाएगी और वही आपको अच्छे मानकर स्वीकारनी पड़ेगी। और रही बात जनता की, तो जनता स्वप्न लोक में जी रही है। मैं कई बार कहता हूं कि गरीब, कमजोर, गुलाम समाज जो होते हैं वो परलोक परायण होते हैं। वो अपने अतीत की महानता में गोते लगाते रहते हैं और वर्तमान से विमुख रहते हैं, उन्हें कुछ लेना देना नहीं रहता। और भारतीय समाज एक गुलाम समाज है, ये अतीत की महानताओं में डूबा हुआ है। और आप देखिए कि पूरा समाज परलोक परायण है। ठीक है, अतीत गमन है। ठीक, धर्म, जाति वहीं घुसा पड़ा है, वही घिसे पिटे मुद्दों, उनसे आगे ही नहीं बढ़ना चाहता। इनफैक्ट थोड़ी बहुत व्यवस्था सुधरने पर वो और पीछे की तरफ ही जाना चाहता है, उसे कुछ लेना देना नहीं है दुनिया कहाँ जा रही है। तो ये समाज वैसा ही है जैसे डॉक्टर अंबेडकर तब बता रहे थे कि यहाँ कुछ नहीं होने वाला और लोकतंत्र यहाँ पे टिकने वाला नहीं है, क्योंकि जिस तंत्र में समानता की बात की जाए और जो समाज असमानता पे आधारित हो, तो वो ऐसा सिस्टम कैसे ही चलाने वाला है। ठीक, तो ये बाबा साहब के इन उस स्पीच के या उनके इंटरव्यू के कुछ शब्द हैं जो मैंने आपको याद दिलाए। और क्यों दिलाए हैं, क्योंकि आने वाले समय में ये जो लड़ाई है लोकतंत्र और तानाशाही के बीच की, ये और घमासान होने वाली है और गंभीर होने वाली है, और आपके और मेरे चयन करने के अधिकार धीरे धीरे खत्म कर दिए जाएंगे। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं कि आज आप और मैं ड्यूओपोली से जुड़े हुए हैं। दो प्लेयर हैं, ये या तो आपके पास एयरटेल होगा या फिर जियो होगा। मेरे पास भी एयरटेल और जियो ही है, और आने वाले समय में शायद इनमें से एक बचेगा। ठीक, और वो एक भी फिर आने वाले समय में ऐसा हो सकता है कि मेरे जैसे लोगों को इंटरनेट पे अलाउ ही ना करे, क्योंकि हम सिस्टम के विरुद्ध बोलते हैं। ठीक, आप जैसे लोगों को इंटरनेट पे अलाउ ना किया जाए क्योंकि आप सिस्टम के विरुद्ध सुनते हैं। तो ये खतरे हैं जब आपके और मेरे चयन करने के अधिकारों को सीमित कर दिया जाता है। ठीक, अभी हम धीरे धीरे उस तरफ आगे बढ़ रहे हैं, पर ध्यान रखिए बड़ा सारा रास्ता तय कर दिया गया है। इस देश में ज्यादातर क्षेत्रों में मोनोपोली या ड्यूओपोली स्थापित कर दी गई है और आपके चयन और विकल्प समाप्त कर दिए गए हैं। वो जो ऑफर कर रहे हैं आपको वही स्वीकारना है। ठीक, और कोई विकल्प नहीं है आपके पास। एक या दो विकल्पों से धीरे धीरे वो ये दो भी खत्म कर देंगे, एक ही बचेगा। ठीक, तो ये इतना खतरनाक मामला है। इस खतरनाक बाबा साहब के इन शब्दों के साथ हम मोनोपोली या एक अधिकार के इस पूरे मामले को थोड़ा समझने की हम कोशिश करते हैं। ठीक, तो मध्यकाल और प्राचीन काल दर्शकों ऐसा काल था जब राजे रजवाड़े हुआ करते थे। तानाशाहियां तो नहीं तब शब्द इस्तेमाल किए जाते थे, तब निरंकुश शासक व्यवस्था, डिस्पोटिक रूल शब्द इस्तेमाल किया जाता था। वो राजे रजवाड़े किसी क्षेत्र को जीत लेते थे, अपनी मन मर्जी से उस देश को क्षेत्र को चलाया करते थे। इस तरह का सिस्टम था तब के समाज में, शायद ये चलता होगा, उसमें कोई बुराई नहीं होगी। लेकिन जैसे ही हम आधुनिक दौर में आते हैं
लोकतंत्रों की स्थापना होती है और तब ये लोकतंत्र जो रहते हैं इन्हें धीरे धीरे करके क्या बोलते हैं, क्षेत्र विशेष के बहुसंख्यकवादी हथिया लेते हैं और वहां पर अपनी लोकतंत्र की आड़ में तानाशाहियां स्थापित कर लेते हैं, भाषा, नस्ल, क्षेत्र और धर्म आदि के नाम पर। ठीक, क्या बोलते हैं, और इस तरह से दुनिया में तानाशाहों की, आधुनिक तानाशाहों की आपको ये नई ब्रीड दिखाई देती है। इन सब से आप बहुत अच्छे से परिचित हैं। ठीक, और ये जो डिक्टेटर्स रहते हैं, ये सारे डिक्टेटर्स रहते हैं, डिक्टेटरशिप जो नए डेमोक्रेटिक सेटअप में चलाई जाती है, ये डिक्टेटरशिप में आप एक खास बात ध्यान रखिए कि ये सब निरंकुश होते हैं। इन्हें निरंकुश अधिकार चाहिए, डिस्पोटिक पावर्स चाहिए। और ये डिस्पोटिक पावर्स कहाँ से मिलेंगी, निरंकुश अधिकार कहाँ से मिलेंगे? निरंकुश अधिकार का मतलब ऐसा कि इनके निर्णयों में किसी किस्म की संविधान, नियम, कायदे, कानून कुछ भी बाधा ना डालिए, जो चाहे वो करें। ठीक, और डिस्पोटिक अधिकार इन्हें मिलते हैं कहाँ से? तो लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में तानाशाही पूर्ण अधिकार या निरंकुश शक्तियां प्राप्त करने का तरीका है कि वहां धीरे 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 करके मोनोपोली स्थापित की जाए। ठीक, और जनता के चयन के अधिकारों को खत्म कर दिया जाए और धीरे धीरे फिर जनता को विकल्प खत्म कर दिए जाएं और फिर जनता को वो दिया जाए जो तानाशाह चाहते हैं। और ऐसा करने से बगावत भी नहीं होती है, जनता को पता भी नहीं चलता है कि उसके चयन के अधिकार खत्म कर दिए गए, उसके विकल्प खत्म कर दिए गए और जो सरकार दे रही है उसे वही स्वीकार करना है। और फिर जनता जो मिलता है उसे ही सही मानने लगती है, वो प्रश्न करना बंद कर देती है, क्योंकि आपके पास विकल्प ही खत्म कर दिए गए। पिछले 11 सालों में आपके पास चयन करने के लिए विकल्प खत्म कर दिए गए। ठीक, जो वो दे रहे हैं वही सही है। ठीक, और जितनी इंटरनेट पे आपको मुझे स्पीड मिल रही है, इसके अलावा आपके पास विकल्प क्या है, मेरे पास विकल्प क्या है? विकल्प उन्होंने समाप्त कर दिए, विकल्प होने की गुंजाइशें भी समाप्त कर दी हैं और आगे चल के इन दो में से भी एक ही बचेगा। ठीक, तो जो है इसमें खुश रहिए। और उन्होंने आपको अपने प्रचार तंत्र के माध्यम से ये भी एहसास करा दिया कि ऑल इज वेल, सब अच्छा है, यही होना अच्छा है, जो आपको मिल रहा है यही सर्वश्रेष्ठ है, यही बेहतर है, और जो आपको दे रहे हैं वो बड़े महान व्यक्ति है। ठीक, तो इस तरह से मोनोपोलियों के माध्यम से, मोनोपोली जो होती है, एक अधिकार जो होता है वो औजार होता है जिसके माध्यम से आधुनिक लोकतंत्रों में तानाशाहियां चलाई जाती हैं, संविधान की खाल में या संविधान की आड़ में। ठीक, तो भारत में जो राजा बाबू हैं ये भी इसी तरह की एक लोकतांत्रिक तानाशाही स्थापित करना चाहते हैं। है तो डिक्टेटर, पर अपनी डिक्टेटरशिप सीधे तौर पर तो लोकतंत्र में चलती नहीं है और वो चला पाना भी संभव नहीं है। तो उसे स्थापित करने के लिए धीरे 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 अपने, क्या बोलते हैं, पंजे आगे बढ़ाए जाते हैं और मोनोपोलियां स्थापित की जाती हैं। भारत में जो बीजेपी की सरकार है, नरेंद्र मोदी है, पिछले 11 सालों में ज्यादातर क्षेत्रों में अपनी मोनोपोली स्थापित कर चुके हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो राजनीति, समाज, अर्थनीति, धर्म, अन्य सभी क्षेत्रों में धीरे धीरे मोनोपोलियां स्थापित की गई। ठीक, तो अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में अभी विवाद से ये मुद्दा उठ गया। इंडिगो की फ्लाइट जो थी, जिसका एक अधिकार था लगभग, ठीक है, उड्डयन क्षेत्र में, उसकी फ्लाइट में डिले से जब जनता को परेशानी हुई तो उन्हें पता चला कि जो मोनोपोली है, व्यवस्था है या बाइपोली व्यवस्था है, उसमें जब परेशानियां आती हैं और आपके पास विकल्प नहीं होते तो आपको कैसा महसूस होता है। ये कुछ लोगों को शायद एहसास हुआ होगा, बाकी तो आम जनता को अभी भी इस चीज को समझ में नहीं आएगा। जब उसके ये विकल्प भी खत्म कर दिए जाएंगे तब शायद उसे थोड़ा सा एहसास हो। ठीक, तो तब ये खबर उठी कि भारत में आखिर आर्थिक हालात क्या हैं। सभी क्षेत्रों में मोनोपोली है, पर अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में जो पैसे से संबंधित है वहां क्या हालात हैं। तो अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में भयानक किस्म की मोनोपोली, बाइपोली स्थापित की गई है। कुछ क्षेत्रों में मोनोपोलियां हैं, कुछ क्षेत्रों में बाइपोलियां हैं जो आगे चल के मोनोपोलियों में कन्वर्ट हो जाएंगी। ड्यूओपोली जो है मोनोपोली में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक, और ये सब पिछले 11 सालों में बड़े ही मेटिकुलसली चालाकी से किया गया। अगर आपको पता होगा, इस देश में व्यापार वाणिज्य में दो ही बड़े खिलाड़ी हैं जो ज्यादातर क्षेत्रों पे कब्जा करके बैठे हुए हैं। जो इंपॉर्टेंट क्षेत्र होते हैं उनमें टेलीकॉम है, टेलीकॉम में दो ही बड़े खिलाड़ी बचे हुए हैं और तीसरा खिलाड़ी तो नाम मात्र का है, सरकार केवल दिखावे के लिए जीवित रखे है। ठीक है, तीसरे और बीएसएनएल और ये सब आइडिया वगैरह, बाकी एयरटेल और जियो हैं। और हम ये जानते हैं कि आने वाले समय में एक ही बचेगा और अगर ये सब चलता रहा तो एक ही बचे रहेंगे। उसके बाद जो दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट क्षेत्र है, जो आप विमान और
पतन क्षेत्र होता है, पोर्ट और ये सब क्षेत्र है, इसमें हमारे दूसरे बड़े खिलाड़ी हैं, उनकी मोनोपोली है और वो तो वहां एक ही अधिकार रखते हैं। स्पेशली सी पोर्ट में तो उनका एक ही अधिकार स्थापित है। ठीक। भारत की अर्थव्यवस्था के हाल क्या है, इसे समझाने के लिए अभी हाल ही में जब इंडिगो की मोनोपोली बाईपोली वाला ये विवाद शुरू होता है, तो टाइम्स नाउ, जो कि एक तो टुन्नी चैनल है लेकिन फिर भी कभी कभी ये कुछ अच्छा भी छाप देते हैं, इन्होंने एक सर्वे करके भारत में बताया कि भारत की अर्थव्यवस्था जो है उसके हाल क्या है। और अपने इस आर्टिकल में ये बताते हैं कि सिर्फ इंडिगो ही नहीं, भारत की अर्थव्यवस्था चुपचाप दो खिलाड़ियों के खेल बनती जा रही है। मतलब ज्यादातर क्षेत्रों में साहब ने बाईपोली स्थापित कर दी है, डियोपोली स्थापित कर दी है। और धीरे धीरे आप याद रखिए कि पहले मल्टी प्लेयर होते थे, फिर 11 साल में खत्म करके ज्यादातर क्षेत्रों में दो बड़े खिलाड़ी बचे हैं, और ये दो भी खत्म करके फिर एक ही बचा रहेगा। और वो एक कौन होगा, तो दो ही बड़े मित्र हैं राजा बाबू के, वही वहां पे टिके रहेंगे। ठीक। तो इसमें बताया गया कि कैसे भारत की अर्थव्यवस्था को बाईपोली बनाया गया है ज्यादातर क्षेत्रों में, और पूरा डिटेल इन्होंने बताया। वे क्षेत्र भी बताए जहां पर दो ही खिलाड़ी बचे हुए हैं समय के साथ, ऑनलाइन ऑनलाइन और तकनीकी प्लेटफॉर्म। तो ऑनलाइन और टेक्निकल प्लेटफॉर्म्स होते हैं, इसकी डिटेल देते हुए बताते हैं कि फूड डिलीवरी सर्विस में देखिए जोमेटो और स्विगी इनका बोलबाला है। जोमेटो 58% है जबकि स्विगी 42% है। मतलब आपको अगर खाना मंगाना है तो अभी दो खिलाड़ी हैं बड़े वेटेज में, और आगे शायद एक ही बचेगा और फिर इनकी मनमानी चलेगी। और आपको तो पता ही है ये खेल कैसे खेलते हैं। तो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम में खूब सारे पैसे सरकार के अकाउंट में डाले जाते हैं, और फिर खास लोगों को खास सुविधाएं सरकार से मिलती रहती हैं। तो ये कुछ बताने वाली बात तो है नहीं, मुझे लगता है आप भी इस खेल को समझते होंगे। ठीक। फिर इसमें बताया गया कि जो ट्रांसपोर्टेशन वाला मामला है, जो क्या बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज उपलब्ध कराते हैं, वहां भी बाईपोली चल रही है। ओला और उबर का ज्यादातर क्षेत्रों पे बोलबाला है, और ज्यादातर जगह इन्हीं के कब्जे हैं। कुछ छोटे मोटे खिलाड़ी आते जाते रहते हैं, और मोर और लेस यही आपके पास दो बड़े विकल्प मौजूद रहते हैं। बड़े क्या बोलते हैं ज्यादातर क्षेत्र, इस पूरे क्षेत्र पर इन्हीं के दबदबे दिखाई देते हैं। ठीक है। ई कॉमर्स में तो कोई कहने वाली बात है ही नहीं आपके पास, या तो फ्लिपकार्ट से सामान खरीदोगे या अमेजोन से खरीदोगे, और कोई विकल्प है ही नहीं। दोनों मिलकर 80% कब्जा करके बैठे हैं। बाकी छोटे मोटे खिलाड़ी हैं जिनकी कोई वर्थ और वैल्यू कोई विशेष है नहीं, वो नाम मात्र के हैं, और उन्हें तो जब चाहे ये खत्म कर सकते हैं। यही दो टिके रहेंगे आगे चलकर, और इनमें से भी धीरे धीरे शायद एक ही बचे। ठीक है, दूसरा भी खत्म कर दिया जाएगा। दोनों ही में ज्यादातर विदेशी लोग ही निवेशक यहाँ पे मौजूद हैं। तो ये आपके ई कॉमर्स के हाल है, और ये सरकार की एक और उपलब्धि है। फिर डिजिटल लेन देन को लेकर इतना हल्ला पीटा जाता है, पर आपके पास कितने विकल्प हैं। तो डिजिटल सर्विसेज जो यूपीआई सर्विस है उनमें बोलबाले हैं फोन पे और गूगल के, ज्यादातर लेन देन इन दोनों से ही हो रहा है। और धीरे धीरे बाकी के जो ऑप्शन है, अगर उनसे लेन देन नहीं होगा, जैसे पेटीएम को कैसे खत्म किया गया तो आप भी जानते हैं, नाम मात्र का वो बचा हुआ है। और धीरे धीरे वो अपने आप ही खत्म हो जाएंगी जब उनके पास धंधा ही नहीं रहेगा। फिर दो ही बचेंगे, और इन दो में से भी सरकार चाहेगी एक को जीवित रखेगी, दूसरे का क्या होगा वो आप खुद समझते हैं। ठीक। इसके बाद इसमें बताया गया कि दूरसंचार क्षेत्र में बताने की जरूरत नहीं है, आपके पास रिलायंस जियो या भारतीय एयरटेल, यही दो बचे हुए हैं। ज्यादातर इन्हीं का मार्केट पे कब्जा है। और बीएसएनएल और आइडिया भी हैं, पर वो तो आपको पता है डाइंग फेज में ही है, या उनकी हालत वो कर दी है कि कोई उनकी सर्विस क्या ही लेगा। ठीक। मतलब मैंने अभी आपको एग्जाम्पल भी बताया कि आने वाले समय में शायद इन दोनों में से एक ही बचे, और फिर जो इंटरनेट सर्विस आपको और हमें मिल जोड़ रही है, ये शायद ऐसे दौर भी आ जाएं कि ये जो साहब हैं जो एक बचेंगे, वो आपसे और हमसे ये कहेंगे कि या तो इनके सरकार के पक्ष में बोलो, नहीं तो आपको इंटरनेट सर्विस ही नहीं दी जाएगी। फिर हम क्या करेंगे, मतलब हमारे पास ऑप्शन ही क्या होगा। कल अगर ये जियो और एयरटेल वाले मुझसे कह दें, मतलब इन दोनों में से एक बचे, और वो कह दे कि भाई हम तो आपको इंटरनेट सर्विस ही नहीं दे रहे क्योंकि आप सरकार के विरुद्ध हो, तो फिर हम क्या करेंगे, आप क्या करोगे और मैं क्या करूंगा। तो हम इस तरफ आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, और ये बड़ा खतरनाक है। सारे महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर सरकार ने अपने लोगों से कब्जा करवा लिया है। ठीक। विमानन क्षेत्र में इन्होंने बताया कैसे इंडिगो का 63% का कब्जा है, 63 से 65%। बचा कुछ टाटा वालों ने ले लिया एयर इंडिया के जरिए 26 से 27%। ओवरऑल यही मेजर प्लेयर हैं। और जब यहाँ गड़बड़ होती है या गड़बड़ की जाती है तो क्या होता है, अभी आपने इंडिगो एयरलाइन
कि हजारों फ्लाइटें कैंसिल हो गई, लोग अंदर बंद हो गए, एयरपोर्ट्स में 600-600 रुपए के समोसे खरीद के खाए, बूढ़े पुराने लोग जैसे तैसे अपना भूख भूख मिटाते रहे, किसी का सामान किसी जगह चला गया, वहां से वापस आ रहा है। और इससे भी मौकरी ऑफ द ये थी कि दूसरी एयरलाइंस ने इनसे लाखों रुपए तक के किराए वसूले। 10,000 का टिकट कहीं 90,000 में, किसी 80,000 में दूसरी एयरलाइंस ने बेचा। तो जनता खूब लुटी और सब तमाशा बैठ के देखते रहे। और इस सब के पीछे का खेल क्या है उस पे हम आगे चलकर बात करते हैं कि इंडिगो एयरलाइंस में जो कुछ हो रहा है वो खेल आगे चलकर इस क्षेत्र में नए खिलाड़ी को उतारने की तैयारी चल रही है। ठीक है। उसके बाद इसमें बताया गया बंदरगाह, रसद और बुनियादी संरचना। तो अब बेचारे टाइम्स नाउ वालों की एक समस्या है कि बंदरगाह और रसद बुनियादी संरचना में जो साहब कब्जा करके बैठे हैं उनकी तो मोनोपोली है, उनका नाम तो लिख नहीं सकते। तो इन्होंने ये लिख दिया है कि खासकर बंदरगाह और रसद में दो बड़े समूहों के बीच संकेंद्रीकरण है। तो दर्शकों को इतना डर है कि अडानी बाबू का नाम लिखने में यानी पसीने छूट रहे हैं। इस आर्टिकल में नाम ही नहीं लिखा। सबको पता है इस देश के बंदरगाह किसके कब्जे में, ठीक, पर नाम लिखने की इनकी हिम्मत नहीं है, क्योंकि नाम लिख देंगे तो केस हो जाएगा और पुराने केस ही नहीं सुलझे हैं, हिम्मत है नहीं। तो अकेला दो बड़े खिलाड़ियों का कब्जा है ऐसा लिखकर, समूह के संकेंद्रीकरण है ऐसी भाषा लिखकर काम चला दिया। बाकी तो आप सब समझदार हैं, ठीक। उसके बाद फिर इन्होंने बताया क्या उपभोक्ता शक्ति घट रही है, तो बताते हैं कि हाँ भाई, विशेषज्ञ कह रहे हैं कि ये दो खिलाड़ी वाला मामला जब तक चलता रहेगा जनता को इससे बहुत नुकसान होने वाला है। मैंने इससे ज्यादा बढ़कर आपको एक लार्जर पिक्चर दिखाई कि आने वाले समय में 2 से 1 बचेंगे और फिर जो भी सरकार से असहमत है उसके लिए जगह नहीं रहेगी, उसे सेवाएं नहीं दी जाएंगी, या फिर ये रहेगा कि आपको जो मिल रहा है उससे सहमत आपको होना पड़ेगा, ठीक। इस तरफ हम आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और ये बड़ा ही खतरनाक सा मामला है जिस तरफ भारत की अर्थव्यवस्था आगे बढ़ रही है। तो ये तो अर्थव्यवस्था के हाल हैं जो मैंने आपको बताया कि हमारी अर्थव्यवस्था, अर्थतंत्र इस तरफ आगे बढ़ रहा है। शायद किसी दिन वो हाल भी हो जाए कि आप राशन लेने के लिए किसी, क्योंकि छोटी दुकानें तो खत्म कर दी जाएंगी, आगे चल के बड़े बड़े मॉल रहेंगे, मार्ट रहेंगे, और वो किसके रहेंगे बताने की जरूरत नहीं है, दो बड़े खिलाड़ी हैं और वो आपके मेरे जैसे लोगों से जिन्हें हम वो लोग चिन्हित कर लेंगे, शायद हमें सेवा भी ना दे, ठीक है। तो वो दिन आएंगे, मतलब जब सरकार से असहमति रखने वाले लोगों को शायद इंटरनेट ना मिले, बाजार से ग्रोसरी लेने के लिए भी उन्हें प्रतिबंधित कर दिया जाए। इस तरह का एक कंट्रोल्ड सिस्टम बनाया जाएगा कि ना तो टेली कम्युनिकेशन, ना ट्रांसपोर्टेशन, अन्य प्रकार की तमाम सुविधाएं ये जब चाहेंगे हम जैसे असहमति रखने वालों को बंद कर देंगे, ठीक, अर्थव्यवस्था के माध्यम से। तो आप और हम फिर कहाँ जाएंगे? या तो इनसे विचारों से सहमत होना पड़ेगा या फिर चुप रहना पड़ेगा, बोलना बंद करना पड़ेगा। इस तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं और लगभग इस तरफ आप आगे बढ़ चुके हैं, ठीक। मतलब आप अंदाज लगाइए ये काम कितना सरल है। आपके मेरे नेटवर्क को डाउन करना, हमारी रीचों को कम कर देना, ये जिस नेटवर्क से हम सुविधाएं ले रहे हैं उसके लिए बहुत आसान है। और हमारी स्थिति ये है कि हमारे पास विकल्प के नाम पर 2 ही हैं, इसके अलावा तीसरा विकल्प है नहीं, ठीक। तो ये हमें जैसे चाहे नियंत्रित कर सकते हैं। ऑलरेडी ये लोग हमें नियंत्रित कर ही रहे हैं हमारी रीच घटा के, ठीक। तो ये इतना खतरनाक मामला है। ये पूरी व्यवस्था अर्थतंत्र में 11 सालों में इन्होंने बड़ी चालाकी से बना दी है। कहने को नरेंद्र मोदी एक गठबंधन की सरकार चलाते हैं, पर वो इस गठबंधन की सरकार को भी पुरानी बहुमत की सरकार जैसे ही किसी तानाशाहीपूर्ण तरीके से चला रहे हैं, ठीक। तो ये तो अर्थव्यवस्था के हाल है भारत के समाज के क्या हाल है। भारत की सामाजिक व्यवस्था को बड़ी चालाकी से इन्होंने मोनोपोली, एक विचार में रंगने का पूरा एक षड्यंत्र रखा हुआ है और ये षड्यंत्र कई तरीके से चल रहा है, ठीक है। जैसे वेज नॉन वेज का पूरा विवाद आप देख लीजिए, मतलब इनके विचारधारा के हिसाब से अब आपको अपने खाना तय करना पड़ेगा, ठीक। समाज में अगर आपको रहना है तो आपको इनकी विचारधाराओं के हिसाब से जहां ये कहेंगे वहां खाइए, जैसा कहेंगे वैसा खाइए, नहीं तो विरोध सहिए, कई बार मारपीट भी देंगे, दूसरे धर्म के लोग हो तो हत्या भी कर देंगे। तो एक विचार समाज में खाने को लेके एक सा खाना या एक विचारधारा का खाना थोपने का पूरा खेल बड़े पैमाने पे चल रहा है और इनफैक्ट ये सफल भी है। नॉनवेज वाले बेचारे डरे सहमे रहते हैं भारत में। अगर आप उत्तर भारत में है ना, तो आप भी जानते होंगे कि आप खुलकर आप ये नहीं बता सकते कि आप नॉन वेजिटेरियन है,
क्योंकि इसके नुकसान आपको इस सामाजिक व्यवस्था में देखने को मिलते होंगे। ठीक, लोग छुप-छुप कर नॉन-वेज खाते हैं। उत्तर भारत के कुछ राज्यों में बहुत बुरे हालात हैं। ठीक, तो ये इस तरह की स्थितियाँ बनाई जा रही हैं, एक विचार को समाज में थोपा जा रहा है। ठीक, दूसरी तरफ कपड़ों के माध्यम से, कपड़ों का बड़ा खेल है, ये तो आपको पता ही है। धर्म के नाम पर एक खास धर्म के लोगों को जो कपड़े, पोशाक हैं, उन्हें हावी किया जा रहा है, जबकि दूसरे अन्य धर्मों की पोशाकें जो हैं, उन्हें लानतें दी जाती हैं, उन्हें अपमानित किया जाता है। तो एक खान-पान को लेके एकरूपता बनाने की कोशिश है, मोनोपोली बनाने की कोशिश है, परिधानों को लेके, ड्रेसेस को लेके, आउटफिट को लेके एकरूपता बनाने की कोशिश समाज के इन क्षेत्रों में बड़ी चालाकी से करते हुए दिखाई ये दे रहे हैं। भाषाओं को तो आप जानते हैं, भाषा विवाद तो नया नहीं है, लेकिन अब नए स्वरूप में खड़ा हो गया है और भाषा के माध्यम से एक भाषा बोलने वाले जो खास लोग हैं, हिंदी भाषी लोग, उन्हें बड़ा बताया जाता है, उन्हें महत्वपूर्ण बताया जाता है। बाकी अन्य क्षेत्रीय भाषा बोलने वाले लोगों को कमतर या छोटा दिखाने की कोशिश की जाती है और ये खेल बड़ी चालाकी से खेला जा रहा है। देश में भाषा के आधार पर एकरूपता बनाने का एक बड़ा षड्यंत्र ये चल ही रहा है। ठीक, क्षेत्रीयता के आधार पर भी एकरूपता बनाने का एक बड़ा षड्यंत्र चल रहा है और उत्तर भारत के जो राज्य हैं, अक्सर उनकी क्षेत्रीयता को ज़्यादा महत्व दिया जाता है और दक्षिण भारत के जो राज्य हैं, उनकी क्षेत्रीयताओं को कमतर, छोटा माना जाता है। एक बृहद हिंदू क्षेत्रीयता जो है, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बाकी सब को उसके अंतर्गत आने के लिए दबाव में दिया जा रहा है। ठीक, ये भी सामाजिक क्षेत्रों में चलता दिखाई दे रहा है। ठीक, उसके बाद हिंदुत्व धर्म के नाम पर भी एक बड़े पैमाने पे क्या बोलते हैं, एक बड़ा अभियान चलाया जा रहा है। जो एक खास धर्म को मानने वाले लोग हैं, धर्म बड़ा महत्वपूर्ण है, जात महत्वपूर्ण नहीं है, ऐसा ऊपर पट्टी दिखाते हैं, उल्लू बनाते हैं और लोगों को एक धर्म में रंगने का पूरा प्रयास है और ये कहने की कोशिश है कि जात महत्वपूर्ण नहीं है, जबकि सारा खेल ही जात का है। लेकिन समाज में लोगों को ये गलत एहसास कराया जा रहा है कि जात नहीं, धर्म की बात है। ठीक, एक धार्मिकता थोपने की कोशिश है और जातिगत पहचाने हैं, उन्हें खत्म करने की कोशिश है, बगैर जातिवाद खत्म करते हुए वो। ये भी ध्यान रखिए कि जातिगत पहचान तो खत्म होनी चाहिए, पर जातिवाद खत्म नहीं कर रही है, वो तो बना रहेगा, खास जातियों के, सवर्णों के कब्जे बने रहेंगे, लेकिन धार्मिकता थोप दी जाएगी और जातियों को दबा दिया जाएगा। ये खेल चल रहा है। ठीक, तो ये समाज के दायरे पे ये खेल चलता हुआ दिखाई दे रहा है और सामाजिक दायरे पे ये खेल और भी स्तर पे चलता दिखाई दे रहा है। अगर आप शिक्षा के क्षेत्र में जाएँगे, तो भी आपको पता चलेगा कि भारत में शिक्षा का कैसे एक रूपीकरण किया जा रहा है। जो गाँव देहातों में स्कूल हैं, उन्हें बंद किए जा रहे हैं। निजी क्षेत्र में पढ़ाई करने के लिए आपको बाध्य किया जा रहा है और वो निजी क्षेत्रों में खास जाति वर्ण के लोगों के वहाँ पे कब्जे हैं और वो खास किस्म की धार्मिक व्यवस्था को शिक्षा में घुसाते जा रहे हैं। ठीक, तो ये आपकी मजबूरी है, अब आपको वही ग्रहण करना पड़ेगा। ठीक, उसके बाद यूनिवर्सिटी लेवल पे अभी नया बिल आने वाला है और उस बिल के माध्यम से जो सरकारी यूनिवर्सिटियां हैं, उन्हें अब प्राइवेट कंपनी की तरह बनाया जाएगा, यानी सरकार उन्हें ग्रांट नहीं देगी, लोन देगी और वो लोन उन्हें छात्रों से और अन्य प्रकार से निकालने पड़ेगा पैसा और वो ग्रांट के रूप में नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये है कि जितनी भी सरकारी यूनिवर्सिटी हैं, जो अभी तक सस्ती शिक्षा दे रही हैं, वो आगे से आपको नहीं देंगी और वहाँ पर कुछ खास ताकतवर लोगों के बच्चे ही पढ़ पाएँगे और कमज़ोर लोग फिर इतनी महँगी शिक्षा नहीं ले पाएँगे। इसका उद्देश्य ये है कि जो एकरूपता का विचार है, जो धार्मिक श्रेष्ठता का विचार है, जो जातिगत श्रेष्ठता का विचार है, जिसमें खास लोग शिक्षित होंगे और बाकी लोग अशिक्षित ही रहेंगे, उस पूरे खेल को, जो कि इनकी ब्राह्मणवादी तंत्र है, जो खुद भी मोनोपोली पर ही टिका है, उसे अप्रत्यक्ष रूप से समाज में स्थापित किया जा रहा है। ठीक, हम आगे चल के इस बिल पर, जो आगे यूनिवर्सिटी के लिए आने वाला है बहुत जल्दी, जिसमें यूनिवर्सिटियों को प्राइवेट कंपनी बनाया जाने वाला है, उस पे सेपरेट डिटेल स्ट्रीम भी करेंगे। शायद इसी सत्र में संसद में ये बिल रखा जाएगा। ठीक, तो ये देखिए, इस तरह का पूरा एक खतरनाक सा खेल चलता जा रहा है। आपके पास शिक्षा के विकल्प भी नहीं रहेंगे। प्राइवेट एजुकेशन में जाइए, प्राइवेट शिक्षाएं खास जाति वर्ग के लोगों के हाथ में है, खास धार्मिक विचारधारा वाले लोगों के हाथ में है। या तो उनसे सहमत हो जाइए, नहीं तो आपके पास शिक्षा लेने के विकल्प भी फिर सीमित हो जाएंगे। ठीक, धार्मिक क्षेत्र में तो अलग ही खेल चल रहा है। तमाम सारा भारत का संविधान इस देश में आपको ये स्वतंत्रता देता है कि आप किसी भी पंथ, मजहब, विचारधारा को अपनाएं, पर इस देश में जो सरकार है, जो फासीवादी सरकार है, जो मोनोपोली बनाना चाहती है, वो खास बहुसंख्यकवादी धर्म की
सत्ता स्थापित करना चाहती है और लोगों को ये बताया जा रहा है कि आपको इस खास बहुसंख्यकवादी धर्म, जैसे सनातन हिंदू धर्म भी कहते हैं, उससे सहमत होना पड़ेगा। उससे असहमति के लिए कोई जगह नहीं है। ठीक है, आप उससे सहमत हो जाइए। असहमति के लिए जो लोग हैं उन्हें खत्म कर दिया जाएगा, उन्हें हटा दिया जाएगा। और पूरे देश में इस तरह का बवंडर धर्म के नाम पर बड़ी पैमाने पर चलाया जा रहा है और विरोध, जो भी असहमत विचारधाराएं हैं, जो इस विचारधारा से अलग हैं, उन्हें दंडित भी किया जा रहा है। ठीक, और जो इस विचारधारा को चलाते हैं उन्हें लाभ भी दिए जा रहे हैं। ठीक, तो ये सब भी चलता दिखाई दे रहा है। ठीक, और यही नहीं, धर्म के क्षेत्र में बीजेपी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अपना एक अधिकार भी बना रही है। हिंदू धर्म की राजनीति करने वाली बाकी पार्टियों को भी धीरे धीरे करके ठिकाने लगाया जा रहा है। इसका सबसे बेहतर उदाहरण उद्धव ठाकरे की पार्टी है, जो हिंदुत्व की राजनीति करती थी किसी जमाने में, राम मंदिर आंदोलन में बड़ा योगदान दिया, और चूंकि हिंदुत्व की मोनोपोली वो नरेंद्र मोदी के पास है, इसलिए बाकी जितनी भी हिंदुत्व की राजनीति करने वाले लोग या पार्टियां हैं उन्हें एक एक करके बाहर किया गया या ठिकाने लगाया गया। तो वो मोनोपोली अलग चल रही है कि धर्म की बात केवल मोदी जी करेंगे, नॉन बायोलॉजिकल मोदी जी करेंगे, ईश्वर का अवतार हो चुके हैं। और एक जमाना था जब धर्म पंडे पुजारियों से, शंकराचार्यों से चलता था, लेकिन अब धर्म मोदी है और मोदी ही धर्म है, और मोदी ही तय करते हैं कि धर्म को लेकर किस तरह की व्यवस्थाएं इस देश में चलेंगी। और जितने भी पंडे पुजारी बाबा ढाबा धर्म वाले लोग हैं ये पीछे ही रह जाते हैं। ठीक, तो ये धर्म पर भी मोनोपोली बड़ी चालाकी से स्थापित कर ली गई है, और बाकी जो धर्म के वास्तविक चलाने वाले हैं उनका काम अब केवल जो बताया जा रहा है ऐसे करते रहना है। ठीक, तो धर्मों को भी कब्जे, मोनोपोली जैसा कब्जा यहाँ पे कर लिया गया है। ठीक, तो इस तरह से देखिए पंत प्रधान कहा जाने लगा, अब तो मोदी जी पंत प्रधान भी हो गए हैं। ठीक, देख लीजिए इस तरह से तैयारी की जा रही है, ये सब भी चलता जा रहा है। ठीक, राजनीति के क्षेत्र में बड़ा गजब का मोनोपोली सिस्टम ये लोग चला रहे हैं, और छोटे छोटे क्षेत्रीय दल जितने भी हैं, बीजेपी या तो इन्हें खा जाती है, या इन्हें आरोप प्रत्यारोप लगा के खत्म कर देती है, या फिर इनके नेताओं को हड़प लेती है। पर इस देश में एक पार्टी सिस्टम स्थापित करने के लिए पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। एक राष्ट्र, एक विचार, एक दल, एक इलेक्शन। ठीक है, सब कुछ एक होना चाहिए, और मोदी नहीं तो कौन। ठीक, तो एक ही नेता होना चाहिए, दूसरे विकल्प नहीं है आपके पास, और आपके विकल्प ही खत्म कर दिए जा रहे हैं। समाज को इतना विवेक शून्य बना दिया जा रहा है कि प्रतिनिधित्व आधारित लोकतंत्र में ये कहा जा रहा है कि मोदी नहीं तो कौन। ठीक, अरे रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है, जनता जैसे चुनेगी वो जाके प्रधानमंत्री बनेगा। मोदी नहीं तो कौन जैसी तो कोई बात यहाँ पे होनी नहीं चाहिए, पर उन्होंने समाज को उस विवेक शून्यता पे ला दिया है। आपके चयन करने के विकल्प समाप्त कर दिए हैं, और इस तरह का सिस्टम बना दिया है कि आपको एहसास कराया जा रहा है कि मोदी नहीं तो कौन, और कोई विकल्प ही नहीं है आपके पास। आसपास के लोग जो विकल्प हो सकते थे उन्हें पर्दे से गायब कर दिया गया है। ठीक, तो ये सब खेल चलता जा रहा है, और बहुत सारे दलित पिछड़ों की पार्टियां थी, वो पिछले 11 साल में ऐसे गायब हुई जैसे आप भी जानते हैं। ठीक, जो भी तमाम सारे तत्व होते हैं वो गायब हो जाते हैं। ठीक, वो कुछ लोग हैं वो बीजेपी में जाके मिल गए अपनी क्या बोलते हैं स्थिति बचाने के लिए, और हमने पिछले 70-75 सालों की राजनीति में पहली बार देखा सत्ता में बैठी राजनीति दल विपक्ष को खत्म करने की बात कहता। मतलब इस तरह की बातें लोकतंत्रों में तो नहीं होती, पर इस समय खुलेआम की जा रही है कि विपक्ष खत्म, विपक्ष को हटा दिया जाएगा। ठीक, तो बस यही रह गया है कि या तो आप बीजेपी के सरमाए बन के इनकी छत्र छाया में राजनीति करें तो ये कुछ टुकड़े डाल देंगे आपके पास, नहीं तो ये आपको खत्म कर देंगे, पार्टी खत्म कर देंगे, क्योंकि एक पार्टी, एक विचार, एक विधान, एक नेता। यही राजनीति के क्षेत्र में यहाँ तो बाईपोली भी नहीं है, मोनोपोली ही चलाने की सीधी कोशिश की जा रही है, और लगभग वैसा सिस्टम बना भी चुके हैं। ठीक है, ये दलित पिछड़े नेता हैं, इनके हाल क्या है बताने की जरूरत मुझे नहीं है, आप कुछ समझते हैं। या तो चरण चुम्बन करिए, साहब को देवी मानते रहिए, और नहीं तो जो मिल रहा है वो भी मिलना बंद हो जाएगा। ठीक, यही रह गया है। ठीक, तो यही स्थितियां रह गई हैं। ठीक है, और इस तरह का हाल इन्होंने देश में कर दिया है। ठीक, फिर आपके वोट डालने के अधिकार को भी अब देखिए सीमित किया जा रहा है। एक राष्ट्र एक चुनाव। ठीक, अभी आपके पास अलग अलग चुनाव होते थे, अलग अलग आपको चयन के अधिकार थे, तो अब वो भी सीमित किया जाएगा। एक राष्ट्र एक चुनाव होगा,
एक राष्ट्र एक चुनाव पर अभी बड़ी सारी तैयारियां चल रही हैं, कमेटियां बैठी हुई हैं, उनमें लोग रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं। कुछ जजेस हैं पुराने, वो भी अपने यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन दे के आए हुए हैं, वो क्या सोचते हैं। कुल मिलाकर आने वाले समय में शायद ये देश पर थोप दिया जाएगा और आपके जो चयन के विकल्प हैं वो खत्म कर दिए जाएंगे। राज्यों के, केंद्र के सबके चुनाव एक साथ कराए जाएंगे और आपको पहले ही बता दिया गया है कि इस देश में एक पार्टी है, एक धर्म है, एक विचार है, एक नेता है, दूसरा विकल्प आपके पास है ही नहीं। विकल्पों को आपके जहन से गायब कर दिया गया है मीडिया को कंट्रोल करके। पूरी मीडिया कुछ ही लोगों के हाथों में, ठीक। तो विकल्प गायब कर दिए गए, तो आप इसके लिए तैयार हो जाइए। शायद आपको दूर दूर तक विकल्प ही ना दिखाई दे, ठीक। जीएसटी तो आपको पता ही होगा, वन नेशन वन टैक्स के नाम पर इसे लाया गया और राज्यों की जो आर्थिक स्वायत्तताएं थी वो खत्म कर दी गई। देश का जो संघीय मॉडल था जिसमें राज्यों को अपने क्षेत्र में स्वायत्तता थी अपने कुछ निर्णय लेने की आर्थिक तौर पर, वो समाप्त कर दी गई है। बाकी स्वायत्तताएं तो वैसे ही समाप्त हो जाएंगी धीरे धीरे, ठीक। तो इस तरह का एक मोनोपोलाइज सिस्टम मोदी तैयार कर चुके हैं, ठीक। और बाकी के जो क्षेत्र हैं, बच्चे कुछ क्षेत्र हैं, उन्हें मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, वहां तो बड़े अच्छे से सिस्टम काम कर रहा है। न्यायपालिका के क्या हाल हैं, कार्यपालिका के क्या हाल हैं, सब जगह एक मोनोपोलाइज सिस्टम स्थापित किया गया है। मोनोपोली की हद स्थिति तो आपको सेना तक में देखने को मिल जाएगी कि इनके विचारधारा से सहमत लोग ही वहां ऊंचाइयों पर हैं और बाकी लोगों के लिए कोई जगह नहीं बची हुई है, ठीक। तो ये मोनोपोली मोनोपोली है और ये मोनोपोली जो है डिक्टेटरशिप को लाने के लिए बेहद आवश्यक है। तानाशाही, लोकतंत्र में तानाशाहियां एक अधिकार के माध्यम से ही आती है, ठीक। और ये ज्यादा बेहतर तरीका है सीधी तानाशाही से, क्योंकि धीरे धीरे करके आपके चयन करने के अधिकार खत्म कर दिए गए। वो जो आपको दे रहे हैं, वो जो आपको बता रहे हैं, वही आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। और वही आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा और वही सही भी है। आपके पास कोई विकल्प नहीं है। ज्यादातर लोगों से पूछिए नरेंद्र मोदी नहीं तो कौन, मतलब ऐसी व्यवस्था बनाई गई है कि लोगों के जहन में भी दूसरे विकल्प नहीं आते, क्योंकि दूसरे विकल्पों को खत्म कर दिया गया है। आपको वो दिखते ही नहीं है कहीं, तो आएंगे कहां से, ठीक। हर उस सूचना को खत्म कर दिया गया है जो नरेंद्र मोदी के अलावा किसी और विकल्प को देश के नेता के रूप में दिखाता और बताता हो। आपको खोजना पड़ता है ऐसी सूचनाओं को, सोशल मीडिया पे आना पड़ता है। बाकी मेन स्ट्रीम के डिस्कोर्स से इस तरह की सूचनाएं खत्म कर दी गई हैं, विपक्ष को दिखाया ही नहीं जाता। हद स्थिति तब हो गई जब सरकार के भोज में पुतिन आए हुए थे, उसमें विपक्ष के नेताओं को बुलाया ही नहीं गया, तो उन्हें फोटो भी नहीं दिखाने उनके, के विकल्प भी हैं। एक ही व्यक्ति है जो विकल्प है और उसे ही मानो, उसे ही स्वीकारो, उसे ही सही बताओ, क्योंकि वही सही है। आपके पास अब कोई विकल्प नहीं है, ठीक। तो इस तरह का मोनोपोलाइज सिस्टम इस देश में चल रहा है और आपके पास अब विकल्पों की बड़ी सीमितता हो गई है। या तो आप इस चीज को एक्सेप्ट करिए, अन्यथा यू डोंट हैव ऑप्शंस। बताइए आपके पास ऑप्शन क्या है, ठीक। कोई ऑप्शन नहीं है। आम जनता, जो डॉक्टर अंबेडकर के शब्दों में कहें, जिसे अपनी जीवन की आवश्यक वस्तुओं से ऊपर उठकर सोचने का समय ही नहीं है, वो वही मान लेती है जो विचार उसके सामने फेंके जाते हैं, जो चलाए जाते हैं, उन्हीं से ऊपर उठकर सोच ही नहीं पाते। इसलिए लोगों के मुंह से आप मोदी की तारीफ करते हुए सुनेंगे, ठीक, और बात करते हुए सुनेंगे, भले ही वो 5 किलो अनाज पर अपना जीवन चला रहे हो, ठीक। तो ये इस देश की स्थिति है, ये देश के हालात हैं। और रही बात इंडिगो क्राइसिस की, तो इंडिगो क्राइसिस को लेके तमाम सारी बातें बताई जा रही हैं। क्राइसिस क्यों हुआ, कैसे हुआ, अभी तक रियलिटी में मिस्ट्री है। तमाम सारे दावे प्रतिदावे किए जा रहे हैं, लेकिन सबका हासिल महफिल केवल इतना है कि ये हैं राम मोहन नायडू जी, और ये कौन है, भारत के एविएशन मिनिस्टर हैं। और इन्होंने अभी एक बयान दिया है और वो बयान सारी कहानी का हासिल महफिल बता देता है। देखिए, तो जो उड्डयन मंत्री हैं ये कह रहे हैं कि इंडिगो पर सरकार करेगी कार्रवाई और मनमानी रोकने के लिए आएंगी नई एयरलाइन कंपनियां, उड्डयन मंत्री ने दी जानकारी। ये जानकारी दे रहे हैं 9 दिसंबर 2025 का ये आर्टिकल है, ठीक। तो आप समझ गए होंगे कि ये खेल क्या चल रहा है। अब आप बताने की जरूरत नहीं है कि नई कंपनियों के आने की तैयारी है। और नई कंपनी कौन आएगी, कौन साहब आएंगे, कौन से नहीं आएंगे, इतना तो आप भी समझदार हैं, नाम लेने की जरूरत नहीं है
क्योंकि नाम लेने की इजाजतें नहीं है, नाम लेने पे कार्रवाइयां हो सकती, ठीक, आप नाम भी नहीं ले सकते। तो ये विकल्प भी आपके खत्म कर किए जा रहे हैं धीरे धीरे, कि आगे चलकर आप इन दो महापुरुषों के नाम लेंगे तो फिर आपको परेशानियों में सामना करना पड़ सकता है, ठीक। ये दिन भी तो आज आप नाम ले लीजिए, ठीक है, और इस चीज का हम आनंद उठा लें। शायद कुछ सालों के बाद हम अडानी अंबानी जैसे शब्द भी ना बोल पाए, हम बोलेंगे और वहां से वो डिलीट कर दिया जाए, ठीक। तो हम इस तरफ आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और ये हालात सब कुछ बताते दिख रहे हैं, ठीक। तो इतना क्राइसिस है इंडिगो का, पर ये जो उड्डयन मंत्री हैं सारी कहानी खुद कह चुके हैं। अब हम बाकी कुछ समझाने के लिए जगह बची नहीं है। आपको समझ लीजिए इंडिगो का भविष्य वही होगा जो पेटीएम साहब का हुआ था और कुछ और लोगों का हुआ था, रातों रात उन्हें उतार दिया गया, ठीक है, और फिर उनकी जगह कोई और आ गए या किसी और को जगह दे दी गई। इसी तरह भविष्य बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कम से कम उड्डयन मंत्री के जो जवाब हैं वो तो यही इशारा कर रहे हैं कि अब नए खिलाड़ी को उतारने की तैयारी हो गई है, तो अब भारत से बाहर जाना या नहीं जाना और भारत में कहीं हवाई जहाज से आना जाना, ठीक, ये भी साहब तय करेंगे, साहब के अधिकार क्षेत्र में रहेगा। और किसी दिन साहब आपसे मना कर देंगे कि इस व्यक्ति को बैन कर दो, इसे हवाई जहाज से हम जाने ही नहीं देंगे, ठीक। तो और ये सब बातें आपको शायद अभी बहुत दूर की कौड़ी दिख रही होंगी, और अब देखिए 11 साल में आपके पास चैन कहाँ बचे हैं, ठीक। अगर आपके यहाँ दोनों ही कंपनियों के नेटवर्क अच्छे नहीं आते, जो दो प्रमुख कंपनियां आप नेटवर्क देती हैं, तो आप क्या कर सकते हैं? कोई विकल्प नहीं है, जो है वो है, इसी से झेलो, ठीक। एक जमाने में इस देश में 20-20, 25-25 ऑप्शन होते थे और कंपटीशन मचा हुआ था, पर अब तो ना कंपटीशन है ना विकल्प है, जो है उसे झेलने की आपकी और मेरी मजबूरी है। और अब तो हमें यह अच्छा भी लगने लगा है ना, इतने समय हो गए कि हमें मतलब विकल्पों की आदत ही बंद हो गई। बहुत सारे लोग हैं उन्हें इसमें मजा आने लगा, अरे कोई विकल्प, दो ही तो कंपनी, दोनों में से एक सिम लो, डालो, जो मिल रहा है ठीक है। आपको आदत हो गई क्योंकि आपने अपने चयन करने की शक्ति त्याग दी, लोगों ने त्याग दी, तो लोगों को इसी में मजा आने लगा। ऐसा होता है धीरे धीरे। जो क्या बोलते हैं, जो मनोदशा होती है वो ऐसी ही बनती चली जाती है कि यार ठीक है, एक मुफलिसी में भी आनंद आने लगता है ना, बेकारी में, मुफलिसी में, अपनी असहाय स्थिति में आनंद आने लगता है, ठीक। आपके पास विकल्प नहीं है तो बहुत सारे लोग इसमें खुश हैं, चलो ठीक है, कोई टेंशन ही नहीं। भारत का आदमी वैसे भी इतना टेंशन लेना ही नहीं चाहता, विकल्प कहाँ ढूंढना चाहता, ठीक। तो ये हालातों में इस देश को पहुंचा दिया गया है। धीरे धीरे हम इससे भी बदतर हालात की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अभी अप्रत्यक्ष तानाशाही चल रही है, धीरे धीरे प्रत्यक्ष तानाशाही के दौर भी आ जाएंगे। और ये सब आप समझना चाहते हो तो आपको थोड़ा सा पीछे जाकर फ्रांस की क्रांति को पढ़ लेना चाहिए। आपको पता चल जाएगा कैसे फ्रांस में क्रांति होती है और जनता सड़कों पे आके क्रांति करती है। और इस क्रांति के पुत्र के रूप में नेपोलियन सत्ता पे आता है, उसे सन ऑफ रेवोल्यूशन कहा जाता था, और फिर नेपोलियन आके खुद तानाशाह बन जाता है, राजा बन जाता है, ठीक, और शासक बन जाता है। तो ये इसका उदाहरण है। तो ऐसे ही रहा करता है। तो हम एक मोनोपोलाइज सिस्टम में रह रहे हैं, और बाइपोली है कहीं पे, ड्यूओपोली है या मोनोपोली है, और धीरे धीरे वो ऑप्शन आपके खत्म हो जाएंगे। और ये मोनोपोली ये बताती है कि सरकार ने आपके चयन करने के विकल्प खत्म कर दिए हैं, जो लोकतंत्र में आपका स्वाभाविक अधिकार होता है। और धीरे धीरे ये पूरे ही खत्म कर दिए जाएंगे और पूरा ही आपके जीवन के सभी क्षेत्रों को नियंत्रित कर दिया जाएगा। और फिर ये आपसे कहेंगे कि या तो हम जो बोल रहे हैं वो करिए, नहीं तो आपको ये सुविधाएं नहीं मिलेंगी, ठीक। बेहद खतरनाक है, देश बहुत ही खतरनाक रास्ते पे चल रहा है, ठीक। और देश के हालात बेहद खतरनाक हैं, ठीक। अब इस बात से अंदाज लगाइए कि देश के हालात क्या है, कि एक तरफ इंडिगो की फ्लाइट जो है वो आम जनता को मिल नहीं रही, लोग 90-90 हजार देकर दूसरी फ्लाइट के टिकट खरीद रहे हैं, इस फ्लाइट के पैसे खा लिए गए या बड़ी मुश्किल से मिलेंगे, कहीं का प्लेयर की जगह कहीं चली गई। लेकिन जो समाज के ताकतवर लोग हैं, गोवा के नाइट क्लब के मालिक लूथरा ब्रदर्स जो हैं, ये इंडिगो की फ्लाइट पकड़कर थाईलैंड भाग गए। तो एक तरफ आम जनता को फ्लाइट नहीं मिल रही, लेकिन जो विशेष लोग हैं, ये लूथरा बंधु जो हैं, इनके क्लब में आग लग गई, कई सारे लोग मार गए, ये इंडिगो की फ्लाइट पकड़कर भाग लिए।
तो विशेष लोगों के लिए सारी सुविधाएं मौजूद हैं, बस वो आम जनता के लिए क्राइसिस है। और आगे चल के यही होगा, सभी क्षेत्रों में होगा, क्योंकि जब मोनोपोलियां सभी जगह हो जाएंगी तो इनकी मर्जी है, ये किसी को सेवा दें दें, मतलब ताकतवर लोगों को तो सेवा हमेशा मिलती रहेगी, जो आम आदमी है उनके हाल बुरे हैं। और जो समाज के निचले पायदान पर बैठे लोग हैं, जिनके बारे में डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि उन्हें कुछ नहीं लेना देना, उन्हें केवल अपनी जीवन की बुनियादी जरूरतों से मतलब है, बाकी उन्हें लोकतंत्र वोकतंत्र से कुछ लेना देना नहीं है। और वोट डालने के अधिकार का मतलब वो ये नहीं समझते कि इससे आप सिस्टम चेंज कर सकते हैं, उन्हें कुछ पता नहीं है। इसलिए भारत में ये सिस्टम है, ये ढह जाएगा, असलियत में आपका सिस्टम ढह चुका है। ठीक, जो नाम मात्र की फ्रेजाइल डेमोक्रेसी चल भी रही थी, मोदी ने आके उसे पूरी तरह से गिरा दिया। ये सिस्टम ढह गया है, मतलब मोरलेस आपको कभी ना कभी इस सच्चाई को मानना ही पड़ेगा कि आप एक ऐसे सिस्टम में रह रहे हैं। दुनिया में तमाम सारे देशों में तानाशाही है, वहां भी लोग ऐसे ही रहते हैं। और जो आम जनता, कई बार मतलब एहसास नहीं होता, आपको परेशानी भी नहीं होती क्योंकि आपको उसकी आदत हो गई। ठीक, लेकिन ये जो सिकंजा है ये कसेगा, तब आपको परेशानी होगी। अभी हम उस प्रोसेस में हैं जहां हमारा सिस्टम पूरी तरह से गिराया जा रहा है, लेकिन आगे चल के ये सब खत्म कर देंगे। और फिर जब ये जो कहेंगे वो आपको करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा, तब ज्यादा परेशानी होगी। धीरे धीरे स्थितियां और गंभीर होती हुई चली जाएंगी, फांसीवादी तंत्र और तानाशाही और मजबूत होती हुई चली जाएगी। ठीक, तब शायद आप और हम इन शब्दों को याद करें जो डॉक्टर अंबेडकर ने तब कहे हुए थे कि भारत में लोकतंत्र काम नहीं करेगा, क्योंकि जो संसदीय प्रजातंत्र है जो उससे मेल नहीं खाता, समाज में असमानता है, इनइक्वलिटी है। ठीक, तो दुखद स्थितियां हैं और हालात यही हैं। और राजनीतिक रूप से कुछ संघर्ष सत्ता में चल रहे हैं, कोशिशें की जा रही हैं। विपक्ष के नाम पर हमारे पास कुछ पॉलिटिकल पार्टी हैं और वहां सत्ता परिवर्तन के प्रयास किए जा रहे हैं। मैं ये नहीं कहूंगा वो लोकतंत्र बचाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, मैं कहूंगा वो सत्ता परिवर्तन के लिए कोशिश कर रहे हैं। किसी तरह सत्ता परिवर्तन हो जाए, और अगर सत्ता परिवर्तन होता है तो शायद लोकतंत्र में फिर से थोड़ी बहुत जान आ जाए, संविधान बच जाए, शायद इतना रिस्पाइट हमें देखने को मिल जाए। ठीक, तो सदन में कार्रवाई चल रही है और सदन की कार्रवाई बड़े भयानक मोड़ पे पहुंच चुकी है। राहुल गांधी ने आज संसद में बीजेपी को घेरते हुए आरएसएस पर राष्ट्र विरोधी होने के आरोप लगाए। ये बहुत बड़ा आरोप है, पूरी बीजेपी तिलमिलाई हुई है और बताया जा रहा है इसकी बेहद गंभीर प्रतिक्रियाएं शायद आने वाले समय में देखने को मिले। और ये भी दिखा रहा है कि भारत की जो प्रजातंत्र की स्थिति है वो बड़े टकराव की तरफ आगे बढ़ रही है। ठीक, और ये टकराव कहाँ ले जाएगा ये आने वाले समय में स्थितियां बताती हैं। वैसे भी विपक्ष के पास अब कोई विकल्प नहीं बचे, न्यायपालिका बुझा नहीं सकते, कार्यपालिका में कोई उनकी सुनता नहीं है, चुनाव आयोग भ्रष्ट हो चुका है, वो एक ही पक्ष से काम करता है, संवैधानिक संस्थाएं सब सरकार के पिट्ठू बन के बैठी हुई हैं। तो विपक्ष में बैठे लोगों के पास अब कोई विकल्प नहीं बचा, उन्हें अब जमीन पे उतरना पड़ेगा। पर मजेदार बात है कि इस देश की जनता, उसे तो लोकतंत्र से कुछ लेना देना नहीं है। डॉक्टर अंबेडकर के शब्द फिर याद आते हैं कि विपक्ष किसके दम पे परिवर्तन या आंदोलन करेगा? जनता के दम पे। वो जनता तो इतिहास के गड्ढे खोदकर मंदिर और मूर्ति ढूंढ रही है। ठीक, या फिर उस जनता के दम पे जो 1,500 रुपए लेकर किसी को भी वोट दे देती है, चाहे वो बलात्कारी हो, चाहे हत्यारे हों, या उस जनता के दम पे जो 25-25, 30 सालों से सरकार ही नहीं बदलना चाहती। तो आंदोलन आखिर होगा कैसे? ये बड़ा गंभीर सवाल है, कौन करेगा? ठीक, तो दर्शकों ये आज के हालात हैं, हमारे लोकतंत्र के जटिल हालात हैं। डॉक्टर अंबेडकर के शब्दों के माध्यम से मैंने कुछ भविष्यवाणियां आपके सामने रखी हैं और हमारा सिस्टम सच में बड़ी क्राइसिस में है, बड़ी परेशानी में। ठीक, और हम किस तरफ आगे जा रहे हैं? अगर आप संविधानवादी हैं तो निश्चित रूप से आपको इन हालातों पे चिंतित होना चाहिए, क्योंकि हम सब जानते हैं इसके आगे का रास्ता बेहद खतरनाक होने वाला है। ठीक, जब इमारत गिरेगी तो नीचे बैठे लोग सबसे ज्यादा दबेंगे। ठीक है, चलिए, तो इन शब्दों के साथ आज की स्ट्रीम को हम खत्म करते हैं। उम्मीद करते हैं आप देश के हालातों से परिचित हुए होंगे और